अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। शहर इक़्तिदार से आप होके आए, कैसा मूड है शहर इक़्तिदार का? अफरा तफरी पड़ी हुई है, दिन रात कोशिश की जा रही है कि स्टेट की जो कश्ती है उसको स्टेबल कर लिया जाए और आगे फ़ैसले किए जाएं, बट अभी बहुत इब्तदा है। ये इब्तिदा है और कुछ भी अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन शहर इक़्तिदार का ये मूड है कि काम पे फोकस किए हुए हैं और पीटीआई का ये मूड है कि आसानी से हार नहीं माननी। बिल्कुल सही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का पेशावर से जलसों का आगाज़ ये बता रहा है कि मुल्क में अभी सियासी अफरा तफरी जो है वो थमने वाली नहीं है, और क्योंकि 16 अप्रैल को पार्लियामेंट का इजलास भी होने जा रहा है, डिप्टी स्पीकर ने खुद ऐलान किया। पंजाब कौमी असम्बली भी जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन जब शहबाज शरीफ साहब मुंतखब हो गए कायदे ऐवान, तो बिलावल भुट्टो जरदारी को अभी उन्होंने बोलने का मौका देना था, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने इजलास आके मुअत्तल कर दिया 16 अप्रैल तक। अब 16 अप्रैल को इजलास होना है, लेकिन पीटीआई इस्तीफ़ों का ऐलान कर चुकी है। वो इस्तीफ़े जो हैं वो चीफ विप से हमने सुना कि आगे डिप्टी स्पीकर के पास पहुँच चुके हैं, जिनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ चुका है। ये पीटीआई की ये जो असेंबली से इस्तीफ़े की गेम है, सिटी साहब ये क्या है और हुकूमत क्या इरादा रखती है, इससे कैसे निपटेगी? मेरा ख्याल है एक बयान आया है अयाज सादिक साहब की तरफ से जी कि जी ये जो इस्तीफ़े इन्होंने दिए हैं ये सारा ड्रामा है, इनके कोई इरादे नहीं है रिज़ाइन करने के, और कम से कम अभी तक तो नहीं है। अच्छा। और ये जो इन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं ये अभी तक स्पीकर लेके बैठा हुआ है और उसका कोई इरादा नहीं है डिप्टी स्पीकर आगे कुछ करने का, और इस पर कन्फ्यूजन जान के की हुई है। कोई कहता है 120 हैं, कोई कहता है 138 हैं, कोई कहता है 125 हैं। ये भी नहीं क्लियर हो रहा कि हैं कितने ने दिए और कितने ने दिए। और फिर अयाज सादिक साहब का कहना है कि इनमें से जिन लोगों के नाम भी हैं इस पर, उन्होंने अप्रोच किया है अयाज सादिक साहब को कि जी हमने ये इस्तीफ़ा नहीं दिया, हमसे लिया गया था ज़बरदस्ती, जब वक्त आएगा हमें बुलाया जाएगा, क्योंकि हस्ब मामूल बुलाया जा रहा है, एक एक करके सबको बुलाना पड़ता है और पूछना पड़ता है कि आपने इस्तीफ़ा जो दिया ये क्यों दिया है, कुछ प्रेशर तो नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। तो वो बुलाएंगे तो उस वक्त हम कह देंगे हमें तो अंडर प्रेशर हमसे दिलवाया गया था, हम रिज़ाइल करते हैं इससे। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, अब आप दो तरीके से इसको देख सकते हैं। एक तो ये कि यार वो कन्फ्यूजन हुई हुई है, खान को ख़ुद पता नहीं है वो आ रहा है या जा रहा है, अभी तक वो समझता है कि वो हुकूमत में ही है, अभी तक वो समझता है कि वो वापस आ रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसलिए ये ड्रामा किया जा रहा है। मगर साथ साथ फिर एक और भी तज्जिया जो कि जिसकी तरफ मैं जाता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। सिर्फ वो नहीं समझते, बहुत से लोग समझ रहे हैं कि खान साहब वापस आएंगे। अच्छा, तो बहुत से लोग समझ रहे हैं खान साहब वापस आएंगे। तो अब बात यह है कि वो कैसे वापस आएंगे, उसकी एक स्ट्रेटजी बनाई है खान साहब ने जी। और ये इस्तीफ़े का मामला, डिप्टी स्पीकर का मामला, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का मामला, रेजिग्नेशंस का मामला, लेटर गेट का मामला, फ़ौज के ऊपर जो तनकीद करवाई जा रही है, अब जुडिशरी के ऊपर तनकीद करवाई जा रही है, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करके मैं आपको उनकी स्ट्रेटजी जो है क्या है मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी ये है कि अभी इस्तीफ़े नहीं देने, क्योंकि अगर अभी इस्तीफ़े दे दिए तो जिस मूड में ये हुकूमत है और जिस किस्म की अभी तक सपोर्ट मिल रही है फ्रॉम द लीडरशिप ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, तो ये रॉन्ग टाइम है। पहले कुछ थोड़ी सी दाल पका लें, फिर कुछ हम हिम्मत करेंगे। दाल गला लें हाँ, पक तो जाती है, गलाना मसला होता है, गलाना मुश्किल होता है। अब अर्ज़ ये करना है कि खान साहब ने ये स्पीच अभी नहीं रेजिग्नेशन देने। अच्छा। खान साहब बाहर बैठ के ये सारा प्रेशर जो है फ़ौज के ऊपर, अब जुडिशरी के ऊपर, अब चीफ जस्टिस के ऊपर भी तनकीद आनी शुरू हो गई है, जनरल बाजवा के ऊपर आ रही है, फोकस करके आ रही है, और फ़ौज के अंदर बगावत के जरासीम जो हैं वो बोए जा रहे हैं, और जिस किस्म की ये बातें हो रही हैं, और एक्स रिटायर्ड फ़ौजियों से बयान दिलवाए जा रहे हैं जी। ये सारा कुछ, और आज एक एक्स आर्मी चीफ जनरल असलम बेग, जनरल मिर्ज़ा असलम बेग की तरफ से लंबी चौड़ी 15-20 मिनट की एक ऑडियो वीडियो चलाई गई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये बेग साहब खुद बोल रहे हैं, जिसके अंदर वो सख्त तनकीद करते हैं जनरल बाजवा की, चीफ जस्टिस की और फ़ौज की करंट क़यादत की, और बेसिकली ये कह रहे हैं कि बगावत करो, लोगों को कह रहे हैं फ़ौज के अंदर बगावत करो, और यहाँ तक कि वो गाली गलोच पे आ गए हैं जनरल बाजवा के ख़िलाफ़। तो जब ये हमने सुनी तो काफ़ी परेशान हुए कि जनरल बेग, ठीक है जनरल बेग का एक किरदार रहा है, मगर वो तो रिटायर्ड हैं, अब वो इस किस्म की चीज़ क्यों करेंगे?
और वो जिस किस्म के वो कल्चर से बिलोंग करते हैं उसमें बड़ी एक तहजीब है, एक कल्चर है, गाली गलौज उसमें नहीं है बिल्कुल। तो ये किस तरीके से ये जनरल बेग की आवाज़ लगती है और कहा यह जा रहा है कि जनरल बेग है। तो उसके बाद अभी जनरल बेग ने अपनी आवाज़ में ही एक ऑडियो वीडियो रिलीज़ की है। बिल्कुल, तो उन्होंने मैं चाहूँगा आप सुना दें ज़रा, ताकि मेरा जो आर्ग्यूमेंट है मैं आगे बढ़ाऊँगा, उसको बिल्ड कर लेते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनरल असलम बेग बोल रहा हूँ और मुझे ये बात कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मेरे हवाले से फ़ौज के ख़िलाफ़ और फ़ौज की आला क़यादत के ख़िलाफ़ जो मज़मूम और बेहुदा बयानात फ्री मीडिया पे आ रहे हैं, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ, तरदीद करता हूँ। फ़ौज मेरी पहचान है, मेरी शान है। उसका एक एक सिपाही, एक एक अफसर मेरे लिए काबिल एहतराम है। उसके ख़िलाफ़ बात करना, उसकी शान के ख़िलाफ़ बात करना मेरे लिए बदअखलाक़ी तस्वुर होती है। इस फ़ौज ने मुझे ये पहचान दी है। जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, उसकी शान में मेरा दिमाग, मेरा दिल और ज़ुबान हक बात कहते रहेंगे। मेरे बच्चों, हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो तहरीक चल रही है वो हमारे दुश्मनों की साजिश है। इस साजिश का हिस्सा न बनो। अपने पाक व साफ़ किरदार व अमल को दागदार न बनाओ। ऐसी बातों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है। शुक्रिया। ऐसे ही मेजर जनरल एजाज अवान है, उन्होंने भी क्लैरिटी दी इस बारे में कि उनकी ऑडियो जो उनसे मंसूब और इसी तरीके और हारून असलम साहब भी, उन्होंने वो भी लेफ्टिनेंट जनरल उन्होंने भी एक क्लैरिफिकेशन इशू किया। तो एक्चुअली बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त, जिसे कहते हैं ना फेक न्यूज़। एक पूरा प्रोपेगेंडा कैंपेन चल रही है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, ये आपने तो 2-3 एग्जांपल्स दे दी, और भी ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं। एक एग्जांपल ये है कि ये कर क्या रहे हैं कि खान साहब के जो जलसे हो रहे हैं उसको फ़ोटोशॉप करके, और अगर 5-10 हज़ार बंदा है तो उसको 20 हज़ार दिखाया जा रहा है। और करते क्या है कि जो पिक्चर्स जो हैं वो एक जलसे से उठाई दूसरे जलसे की तस्वीर के अंदर उसको लगा दिया ताकि मिक्स हो जाए और ऐसे लगे जैसे बहुत बड़ा जलसा है। एक दो तो मैंने भी अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर की है कि देखिए ये किस तरीके से साथ ये करते हैं ये जी। तो एक तो ये भी हो रहा है, और लोग बेचारे, उनको क्या पता ये फोटोशॉपिंग क्या होती है क्या नहीं होता। आम लोग देखते हैं बहुत बड़ा जलसा है जी, ओए होए बड़ी गाली पड़ रही है जी, ओए होए बड़ी एक हो गई है जी, ओए होए। अब फौज के अंदर भी जी बगावत के इम्कान शुरू हो गया, ओहो। अब जुडिशरी भी जो है उसको भी उसके खिलाफ भी नारे लगवा दिए। ये सारी एक कैंपेन चल रही है। इस कैंपेन का एक मकसद है, वो मकसद ये है कि फ़ौज की जो क़यादत है जी, उसके ऊपर इतना प्रेशर लाया जाए जी कि उनको कंपेल किया जाए कि आप एक दफ़ा फिर सोच लें, आप एक दफ़ा फिर सोच लें। आपको आगे हम मौका देने जा रहे हैं, जबकि आपको चाहिए कि आप एक दफ़ा फिर सोच लें। वो क्या मौका जो आपको आगे देने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां आप खान साहब कर रहे हैं, जिस वक्त वो अपने रेजिग्नेशंस देंगे उससे पहले नहीं देंगे। अच्छा, वो क्या मौका है? क्या मौका है? ये एक इस कैंपेन को चला के फौज को और जुडिशरी को अंडर प्रेशर ला के कि हमारी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। पॉपुलैरिटी बहुत है, और जो हम कह रहे हैं जी, आप और आपके ऊपर आपकी बदनामी हो रही है। और ये इनकलाब कि हम जो कुछ ला रहे हैं वो क्या है, वो ये कहेंगे कि जी हमें फ़ौरन इलेक्शन चाहिए। जो ये पहले ये जो आखिरी वक्त इनकी यही कोशिश थी ना कि जी आप इलेक्शन हो रही है तो आपको तकलीफ किस बात की है जी, कि हमने तो असेंबली डिसॉल्व कर दी है, ठीक है जी इलेक्शन की तरफ चाह रहे हैं हम, आप भी इलेक्शन चाहते थे, हम भी इलेक्शन चाहते हैं, मगर इसलिए, और ये वो फिर मुस्तरद हो गया वो सारा कुछ। अब ये जो नई हुकूमत आई है इनके कोई इरादे नहीं है फौरी तौर पे इलेक्शन कराने के। अच्छा, हाँ, ये मैं आपको बता दूं, कोई इनके इरादे नहीं है फौरी तौर पे इलेक्शन कराने के। इनका ये इरादा है कि हमने अब कंसोलिडेट करना है, मुल्क को स्टेबल करना है, सारे अपने जो इंटरनेशनल तल्लुकात हैं उनको रिस्टोर करना है, ये बैंक्रप्सी की जो सिचुएशन है इसको ख़त्म करना है, ठीक, और मईशत है। और उसके बाद जब थोड़ी सी खुशहाली आएगी, वो बेहतर सिचुएशन होगी, तो फिर अगले साल जाके इलेक्शन कराएंगे। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ये इनको इस बात का अब इमरान खान को फ़िक्र पड़ गया है कि अब तो ये आगे हैं, अब ये जो मैंने इलेक्शन लॉज बनाए थे अपने आप को सूट करने के लिए जी, उसको ये ख़त्म कर देंगे, ईवीएम्स को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ईवीएम तो सबने ये कहा था कि ये तो वोट चोरी करने का तरीका है ईवीएम्स के ज़रिए, और आई वोटिंग, और सॉरी आई वोटिंग, तो ये एक तो ये वो ख़त्म करेंगे, नैब को ये ख़त्म करेंगे। नैब के बारे में भी डिस्कस करते हैं, आपके साथ वो एक अलग सवाल है नैब का। इसी तरीके के साथ बाकी जो इदारे हैं वहाँ भी जो जिन लोगों ने सियासी तौर पे हिस्सा लिया है, जो कि स्टेट के रियासत के एम्प्लॉयज़ को नहीं लेना चाहिए, उनको भी सफाई करनी है वहाँ भी।
और तो इसलिए मेरा ख्याल और एक नई ऐसी एक इलेक्ट्रल लॉज लाने हैं जिसके अंदर कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अलावा और कुछ ना हो सके, कोई धांधली ना हो सके। इलेक्शन कमीशन को और स्ट्रॉन्ग करना। अच्छा। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने जब कहा कि हमें 7-8 महीने चाहिए, तो ठीक है जी, फिर 7-8 महीने का तो मतलब है कि साल तो गुजर गया ना, तो फिर अगला साल आ गया, अगले साल के अंदर और भी बहुत सी चीज़ें करने की। अब इस साल अब ये बजट बनाना है, बजट को फिर मुस्तकम करना है, वो सारा कुछ करना है। तो मैं ये समझता हूँ खान साहब को फिक्र हो गया है। अब उन्होंने ये बाहर जो जलसा जुलूस काम शुरू किया है और ये जो सारी जो बदमज़गी क्रिएट की जा रही है रियासत के इदारों के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, वो इसीलिए आयशा किया जा रहा है कि अब हम अपना डिमांड करेंगे इलेक्शन 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 इलेक्शन। जी। फिर जब हम समझेंगे कि अब हमने कि फ़ौज की क़यादत और जुडिशरी को अंडर प्रेशर ले आए हैं, अब शायद वो हमारी बात सुन लें जी, उस वक्त वो अपने रेजिग्नेशंस देंगे पार्लियामेंट के अंदर। आपको समझ आ रही बात? जी बिल्कुल। उस वक्त ये देंगे और उस वक्त ये कहेंगे कि बाय इलेक्शन नहीं हो सकते। ओके। वो कहेंगे जी 140 चले जाते हैं तो फिर तो वो रहती नहीं है पार्लियामेंट तो इट्स 341 पीपल, तो आप कैसे एक रब पार्लियामेंट के साथ तो नहीं चला सकते। तो इसका ये मतलब है कि अदालत जो है वो हम आपके पास पिटीशन लेके आ रहे हैं कि आप ये कहें कि जी अब ये पार्लियामेंट नहीं रही और ना ही कोई इम्कान है इसका, और इसीलिए बाई इलेक्शन नहीं आप करवा सकते और आप नई इलेक्शन की तरफ जाएं। तो ये उसके लिए प्रेशर तैयार किया जा रहा है कि जब ये अपनी पिटिशन लेके जाएंगे आफ्टर रिजाइनिंग अपनी पिटिशन लेके जाएंगे टू सुप्रीम कोर्ट या टू द कोर्ट, तो वहाँ सफिशिएंट प्रेशर फौज के ऊपर होगा और अदलिया के ऊपर होगा कि इनकी पिटिशन मंजूर की जाए और एक फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाए। इन द मीन वाइल ये कोशिश पूरी करेंगे डिसरप्शन की, वायलेंस की, और ऐसे लगेगा कि मुल्क के अंदर केओटिक कंडीशंस हुई हुई हैं एंड एक्सेप्ट फॉर अ कॉल कि जी अब इलेक्शन की तरफ ही जाएं और कोई रास्ता नहीं। अच्छा, ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनिक है सारे आपके ख्याल में या बैक्ड बाय, जैसे माजी में भी हमने देखा एक्स सर्विसमैन होते थे, हमारी हिस्ट्री ये बताती है, ये सब पॉलिटिकली मूव्ड है, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी से मुतासर होकर लोग सड़कों पे आ रहे हैं? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि ये खान साहब की और उनके साथियों की कोशिश है कि इस तरीके से किया जाए। फ़र्क ये है कि जब पहले ये करते थे तो इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ होती थी, इनको पैसे भी इकट्ठे कर देती थी, सारा कुछ कर देती थी, इनको चला भी देती थी, ठीक, और मीडिया को भी टाइट करके रखा हुआ था कि इनका मुस्बत रिपोर्टिंग करो। अब वो अकेले हैं ना, अब खुद करना पड़ेगा। अच्छा। इसलिए मेरा ये मौक़िफ़ ये है कि ये अगर आप इनको आप कोई हीरो ना बनाएं, इनको आप शहीद ना करें सियासी तौर पे, इनको करने दें अपने जलसे जुलूस, ठीक है, मगर और जो बंदा फ़ौज की तौहीन करता है जिस तरीके के साथ ये हो रही है उसको फिर आप निपट लें कानून के मुताबिक। अच्छा। और ये जो है आप अपनी जेन्युइन डिमांड, अगर आपने इलेक्शन मांगनी है तो आप जाएं, बात करें, मगर आपने अगर किसी रियासत के इदारे को अटैक किया बाय नेम और बाय इंस्टीट्यूशन, तो जो पहले जब कोई करता था ऐसे तो सारा कानून उसके ऊपर गिर जाता था, सारा कानून गिर जाता था, तो अब क्यों नहीं गिरेगा? अब भी गिरेगा। तो मैं ये अब इसके साथ इसको मैं कंक्लूड करता हूँ कि ये 2 महीने ये कर लें अपनी, अच्छा, भाग दौड़ कर लें, ये दिन ब दिन इनके जलसे कम होंगे, हर हफ्ते के बाद आप देखिएगा जलसे कम हो रहे हैं और ये डेस्परेशन की तरफ जाएंगे। और फिर जब इनके बारे में चीज़ें निकलेंगी, जो कि मैं अब आपको कह रहा हूँ कि चीज़ें इनके बारे में निकलने वाली हैं, मैंने आपसे पहले कहा था कि खान साहब के ऊपर भी कुछ चीज़ें निकलेंगी। वो हीरे वाली बात तो, नेकलेस वाली बात तो आ गई, अब और भी बातें तैयार हो रही हैं, पक रही हैं, और वो सारी की सारी अब निकलेंगी। यही इदारे जिनसे इन्होंने सारे गलत काम करवाए हैं, वही इदारे इनके ख़िलाफ़ अब सारे मवाद दे रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं देख के आया हूँ, वो खिचड़ी जो है ना वो पक रही है। अब बात यह है कि ये आएगी ना जब, तो बहुत से लोगों के ज़हन को फिर सफाई करनी पड़ेगी कि यार अच्छा ऐसे भी है, अच्छा ऐसे भी है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता खान साहब का जो सपोर्ट बेस है जो उनके लिए बाहर निकल रहा है, अभी भी शायद उनके लिए जाके ये वोट डाले जब वोटिंग का वक्त आएगा, मगर अभी ये बाहर निकलने वाली बात जो है, अभी गर्मी पड़ने दें ना, थोड़ी सी गर्मी पड़ने दें। अच्छा। और जज्बा जो है, पता लगे कि नहीं खान साहब अभी वापस नहीं आ रहे। अच्छा। और हमारा प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो फिर बहुत से लोग मायूसी से पीछे हट जाएंगे। ठीक है। आज अभी आप देखिएगा जो कानून साजी होने जा रही है, उससे भी आपको पता चलेगा कि इनका जो सपोर्ट बेस है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा या मैनेज किया जाएगा। और इनको कहा जाएगा आप खड़े हो ना, आए ना, फिर आपने कानून की खिलाफ वर्जी करनी है, जेलें काटे फिर। ठीक है। तो देखते हैं कितने लोग जेलें काटने के लिए तैयार है खान साहब के लिए। खान साहब खुद तो तैयार नहीं है। कानून साजी के लिए कैबिनेट तश्कील देना ज़रूरी है। 1-2 दिन में कैबिनेट का ऐलान हो जाएगा सेठी साहब?
ब्रेक से नहीं, पहले एक दो दिन में तो नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा। ठीक है। मैंने पहले भी ये कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा। पहले मेरा ख्याल है 8-10 लोग आएंगे, फिर 4-5 आएंगे, फिर ऐसे जैसे हुकूमत स्टेबलाइज होती है और अपने पाँव जमाती है तो उस तरीके के साथ आप आहिस्ता आहिस्ता ये कैबिनेट बढ़ेगी। ठीक है, पाँव जमाने की कोशिश हुकूमत कर रही है, लेकिन इमरान खान साहब इसको हिलाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान साहब जिस शहर में जलसा करेंगे हम वहाँ उससे बड़ा जलसा करके दिखाएंगे, इसका मतलब है हिद्दत बढ़ेगी। लेकिन इमरान खान साहब की जो ये स्विंग है, ये यॉकर है, इसका मुकाबला कैसे किया जाएगा? सेठी साहब ने वो हिकमत अमली भी बता दी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि सुलह की बात कौन किससे कर रहा है। वेलकम बैक टू द शो। जो गैर मुल्की साजिश का बयानिया है उसमें मज़ीद जान इसलिए पड़ रही है कि जितने भी इमरान खान साहब के साथी हैं, शेख रशीद साहब को ले लें, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत अहम बात कही कि जो गालियाँ देने वाले थे अगर उनके मामलात सेट हो सकते हैं तो हमारे लिए क्या मुश्किल है। उन्हीं के लफ्ज़ों में सुनते हैं ज़रा वो मशवरा क्या दे रहे हैं। जी देखें, अगर गालियां देने वाले फौज के साथ सुलह कर सकते हैं तो हमें भी उनके साथ गलतफहमियां दूर करनी है। जिन्होंने लंदन से फौज को गालियां दी, गुजरांवाला से गालियां दी, वो अपने मतलब के लिए जूते पॉलिश कर सकते हैं और चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ बन सकता है, तो हमें भी गलतफहमियों को दूर करके उनसे अच्छे तल्लुकात बनाने चाहिए। यानी वापसी की कोशिशें जारी हैं तो एग्रेसिव बयानिया नहीं होगा। मतलब है कि अगर वो जूते पॉलिश कर सकते हैं तो हम बूट कर सकते हैं पॉलिश। हम वो अगर एक जूता लगा दें ऐसे 10 जूते करने को तैयार हैं। ये यही कह रहे हैं, यही अज़म है। और फिर ये रोना धोना ये है कि अगर उन्होंने आपको गालियां दी थी एक जलसे में तो हमने तो आपको पता नहीं कितनी गालियां दी हैं, तो उनको आप एक जलसे में माफ़ कर दें, हमें भी माफ़ कर दें। असी भी तोड़े खादम में गए ए शेख साहब कह रहे हैं। और शेख साहब भी कहते सी कि शहबाज शरीफ ते मेरी पार्टी इको है। आहो ए भी कहते तो हुण शेख साहब जिहड़े ने, मेरा ख्याल है शेख साहब नूं टाइट करता गया। अच्छा, शेख साहब बड़े फ़ख्र ना कहते, सॉरी हम पंजाबी में शुरू हो गए। शेख साहब बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि जी मैं तो पिंडी का आदमी हूँ जी। मुझे लगता है ऐसे कि पिंडी ने कह दिया शेख साहब बाज आ जाओ, नहीं तो तुम पिंडी के नहीं रहोगे तो कुछ और ही बन जाओगे। तो शेख साहब अब तैयार हो गए हैं मफामत के लिए और माफ़िया मांग रहे हैं शेख साहब। अच्छा। तो बात यह है कि शेख साहब हमेशा पिंडी के ही थे और ये मेरा ख्याल है इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग रोल अदा किया, उसके ऊपर भी किसी वक्त फिर बातचीत होगी। मगर एक और भी बात है, अब शेख साहब भी बूढ़े होते जा रहे हैं, उनको पता है उनकी एक वन मैन शो है, ये आखिरी उनकी जिंदगी कहते हैं ना गेम थी, इनिंग्स थी, इसके बाद उनकी कोई इनिंग्स नहीं है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि इमरान खान को भी अब इनकी ज़रूरत नहीं होगी। पहले तो इस्टेब्लिशमेंट को साथ लेके चलना था ना, तो इसलिए शेख साहब उनके बंदे उन्होंने नॉमिनेट किए हुए थे, इनको रखो, तो उसमें शेख साहब भी आ गए। तो अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त तो आप एंटी स्टैब्लिशमेंट मोड में जा रहे हैं ना आप, तो अगर आप एंटी स्टैब्लिश तो शेख साहब हिस्सा नहीं लेंगे ना। तो अब शेख साहब आहिस्ता आहिस्ता किनारा मार के दूर होते जाएंगे। अच्छा। और इस किस्म के बयानात उनकी तरफ से आ जाएंगे संजीदगी के साथ। मगर और मेरा ख्याल है खान साहब को ये बात पसंद नहीं आएगी, इसलिए अब शेख साहब को तैयारी पकड़नी चाहिए कि वो ना इस्टेब्लिशमेंट के रहेंगे ना इमरान खान के रहेंगे। अच्छा। और उनको अब सियासत छोड़नी पड़ेगी किसी न किसी। वो पहले ही ये कह चुके हैं कि अब मैं सियासत से रिटायर हो जाऊंगा और एंकर की नौकरी करूंगा कहीं ना कहीं। एंकर की नौकरी करेंगे, मैं समझता हूँ क्या रौनक लगाएंगे, है ना। ओहो मेरा ख्याल है रेटिंग्स भी होंगी और शेख साहब फिर झूठ तो खैर बोलते ही हैं, वो तो उनको आदत है। अच्छा। तो वो तो कोई बात नहीं, मगर फिर झूठ के अंदर कभी कभी सच भी बोल जाते हैं और मज़ा आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर शेख साहब एंकर बन जाएंगे तो कम से कम 50 लाख रुपया महीना शेख साहब को ये मिल जाएगा। और मेरी एडवाइस शेख साहब चैनल की तरफ से ही आएगा, ये कहाँ से आएगा मैं ये कह नहीं सकता, मगर शेख साहब को चाहिए कि वो एंकर बन जाए और एंकर में ठीक ठाक लोगों को रौनक लगा के रखे और सबकी खिंचाई करें, क्योंकि शेख साहब ने हर एक के साथ काम किया है और हर एक के साथ धोखा किया है। तो अब वक्त आ गया है शेख साहब को बताने का कि जी क्या हुआ और क्यों मैंने धोखा किया और क्यों मैं यू टर्न ले लिया और उसने क्या किया और उसने क्या किया। अपने आप को बचाने के लिए फिर अच्छी कहानियाँ बनानी पड़ती हैं। तो मेरी एडवाइस शेख साहब से यही है कि आइए हमारी चैनल पर आ जाएँ। आमने सामने बैठ के करना शो नहीं, हाँ आमने सामने भी हो सकता है। आयशा फिर तुम कहाँ जाओगी, फिर तो बड़ी रेटिंग आएंगी ना, फिर आप उधर बैठ जाना जी, मैं उधर बैठ जाना और हम दोनों सामने बैठ जाएंगे। और मेरा ख्याल पाकिस्तान का इससे बड़ा हॉट शो नहीं कोई होगा। 3 पिलर्स विद इन अ शो, डन हो गया, मैं छोटा पिलर। अच्छा, जहां एक और जगह जहां कांटा अड़ा है वो है पंजाब का मैदान, जहां अदालत ने ये कह दिया कि 16 अप्रैल को वोटिंग होगी, डेप्यूटी स्पीकर वोटिंग कराएंगे। और ऐसे में कुछ ऐसे इशारे भी मिल रहे हैं जैसे साहब की पोजीशन काफ़ी मजबूत हो गई है और उन्हें इस फैसले से खुशी भी है। कुछ खबरें ये भी आई कि शायद वो ये फैसला चैलेंज करें। सेठी साहब, पंजाब की सिचुएशन किस रुख जाएगी 16 अप्रैल? देखिए 16 तारीख को
पहले तो परवेज़ इलाही साहब को वोट चाहिए थे, उनको टाइम चाहिए था ख़रीदने के लिए, फिर उनको पैसे चाहिए थे, ठीक, ख़रीदने के लिए। उन्होंने 16 तारीख इसलिए मांगी थी कि इतनी देर में मैं पैसे भी इकट्ठे कर लूँगा और वोट्स भी फिर पूरे हो जाएंगे। अब मैंने कल के प्रोग्राम में या परसों के प्रोग्राम में मैंने इशारा किया था कि जिस दिन परवेज़ इलाही साहब ने यू टर्न ली और छोड़ के पीडीएम को और वापस इस्लामाबाद की तरफ रुख किया, तो मैंने इशारा ये किया था कि कुछ पैसे वैसे की बात भी शायद हुई है, और काफ़ी बड़े इसलिए क्योंकि फिर ख़रीदने हैं ना लोग, उसके लिए पैसे भी चाहिए। तो मेरा ख्याल है वो कुछ पैसे वैसे का इंतज़ाम हो गया। और अभी एक एमपीए ने मुझे फ़ोन करके ख़ुद बताया कि मुझे 6 करोड़ ऑफ़र हुआ है। तो मैं उन्होंने कहा 10 तो काट ना लें। तो कहने लगा सर तो फिर वो 10 भी मिल गया, तो फिर मैं फिर जाके वोट पा देंगे मेरे खिलाफ, पैसे भी ले आते, वोट भी खिलाफ। वो इमरान खान साहब वाला मशवरा दे रहे हैं आप। बिल्कुल। तो मैंने कहा वो खान साहब का मशवरा है, फॉलो इट, अल्लाह खैर सल्ला। तो इस तरीके से सूरत हाल बन रही है। मैं ये समझता हूँ कि 200 से ज़्यादा वोट हमजा को मिलेंगे। ओह, ये तो आप वही प्रेडिक्शन मैं उसी किस्म की बात कर रहा हूँ, उसी किस्म की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कि 200 से ज़्यादा वोट हमजा को मिल जाएंगे और परवेज़ इलाही साहब फारग हो जाएंगे। ओहो, इसलिए फिर घपले करने के इम्कान है। और मैं आपको बता दूं, डिप्टी स्पीकर साहब जो मज़ारी साहब हैं, वो बड़े इंडिपेंडेंट किस्म के शख्स हैं। अभी भी आपको नज़र ही आ रहा है कि वो धमकियों में, उनको धमकी भी दी गई, उन्होंने खुद कहा है कि मैंने आईजी को जाके कंप्लेन किया कि मुझे धमकी दे रहे हैं ये लोग। तो वो डटे हुए, मज़ारी है, मज़ारी ट्राइब है, तकड़े लोग होते हैं, ये इतनी जल्दी धमकियाँ प्रेशर में नहीं आते, और नौजवान हैं और वो बड़े आइडियलिस्टिक किस्म के हैं, पीटीआई के हैं, मगर उन्हें सब समझ आ गई ये गेम क्या है और क्या नहीं, और वो अपना एक इंडिपेंडेंट रोल अदा करेंगे एज डिप्टी स्पीकर इन चार्ज ऑफ दैट सेशन। क्योंकि परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एज स्पीकर था, तो वो तो बह नहीं सकते। अब इलेक्शन के अंदर डिप्टी स्पीकर कंडक्ट करेगा, और परवेज़ इलाही साहब ने पहले 10 पीटीआई के MPs को सस्पेंड कर दिया जी, ये उन्होंने किया। और बड़े लोग परेशान थे कि ओहो, अगर 200 भी हैं तो 10 सस्पेंड हो गए तो 190, तो 186 की गेम है, तो 4-5 इधर उधर हो गए तो और क्या होगा, या ख़रीद लें तो फिर क्या होगा। तो मैं आपसे आज ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ कि लाइकलीहुड क्या है। लाइकलीहुड ये है कि होगा क्या, मुमकिन क्या है। मुमकिन ये है कि डिप्टी स्पीकर साहब सबसे पहला ऑर्डर जो है वो ये पास करेंगे कि किसी को सस्पेंड आपने किया या नहीं किया, उनको इजाज़त होनी चाहिए, और मैं इजाज़त दे रहा हूँ कि वो असेंबली में आएँ और अपना वोट कास्ट करें। वोट से महरूम हम किसी को नहीं कर सकते। सस्पेंड भी कर दें, डी-सीट कर दें, जो मर्जी कर दें, आप ये कर नहीं सकते। इसलिए उनको इजाज़त दी जाए और वो आए और वोट डालें। फिर उसके ऊपर या तो वो वोट डाल देंगे या फिर शोर शराबा होगा और वो कहेंगे नहीं जी नहीं, इसको चैलेंज करते हैं डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग प्रोसीजर के तहत नहीं चैलेंज हो सकती। यस, ये हमने सुप्रीम कोर्ट वाली एपिसोड में बहुत बार सुना। तो अब ये है कि क्योंकि उन्होंने किसी चीज़ जो करनी है आइन के मुताबिक, ये तो नहीं इनकार कर रहे जी, तो इसलिए वो वो अपने रूलिंग है उनकी, वो रूल करेंगे, और वो मैं आपको बता रहा हूँ उस दिन 200 से ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, और परवेज़ इलाही साहब की फारग हो जाएंगे और हमजा चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। अच्छा, तो फरागत के बाद क्या वो वापस रुजू करेंगे पीडीएम के साथ, जैसे जरदारी साहब ने इंटरव्यू में कहा कि हम चाहते हैं कि वो सियासी दायरे में वापस आ जाए? अच्छा, और मैंने आपसे कल शायद इशारा किया था कि परवेज़ इलाही साहब को शायद, जिसे कहते हैं ना अंग्रेज़ी का मुहावरा है, द राइटिंग ऑन द वॉल, नविश्ता है दीवार। जी, दीवार पे क्या लिखा है वो है? तो वो नज़र आनी शुरू हो गई है। अच्छा। क्योंकि वो हाथ लिखना शुरू कर दिया है। तो मेरा ख्याल है परवेज़ इलाही साहब ने अपने फिर जिसे कहते हैं ना, उनके जो चिड़े हैं उनको फिर भिजवा दिया जरदारी साहब के पास। अच्छा। जैसे शेख रशीद साहब ने अपने कव्वे जो हैं वो GHQ की तरफ भिजवा दिए कि साईं माफ़ कर दो, असी तो तुहाडे ही बंदे हाँ, असी थोड़े जे वध गए साथ, एंड सो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई सी, या शायद हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली वगैरह। यहाँ भी चौधरी साहब मेरा ख्याल है आखिरी वक्त पे फिर कोशिश करेंगे कि कुछ हमें अकोमोडेट कर लें, हम लड़ाई झगड़े नहीं करते, हम भी हमजा के लिए खड़े हो जाते हैं। एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ ये है कि जिन लोगों ने इन्हें पहले खड़ा किया था, खान साहब ने किया था, ये मैं आपको बता दूं, खान साहब ने पैसों का भी शायद इंतज़ाम किया था, और खान साहब ने ही इनको तैयार किया था, और
शायद कोई और लोग भी थे, मगर मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा मुझे बात करनी नहीं आप कवर चाहिए। कर गए सिटी कवर कर गया हूँ, मगर इशारा जो करना था मैंने कर दिया है। जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे। हाँ, पैसे कौन देता है, कहाँ से आते हैं, जी, इशारे कहाँ से। और आजकल क्योंकि वो जो न्यूट्रल लोग हैं वो तो अपने पैसे कभी नहीं देते, वो तो दिलवाते हैं। आजकल तो वो भी नहीं कर रहे, तो फिर कहीं और से ही हो रहा होगा, तो अब छोड़ देना। गलत सिग्नल कैच कर लिया, ये हमने प्रोग्राम में कहा था। लेकिन सिटी साहब स्पीकरशिप बचा लेंगे? नहीं, वो भी नहीं, दोनों से जाएंगे? दोनों से जाएंगे। ओहो, ये तो बहुत, ये हो सकता है कि जो सेटलमेंट हो जी, अभी आखिरी वक्त पे कोई शायद कुछ लेन देन की जरूर माफिया मांग लें और कुछ कर लें। अच्छा। मगर मैं समझता हूँ इस किस्म की, अब क्या कहते हैं, दगाबाजी, इस किस्म की आखिरी वक्त पे वो शिवजी वंगर चाकू मार देता, ये मेरा नहीं ख्याल इसके बाद इनको कोई माफ़ करेगा। इनको कुछ अब इनको भी सोचना पड़ेगा कि इनकी सियासत अब क्या रह जाएगी। बहुत बड़ी गलती की है इन्होंने। और मैं जाते जाते एक बात और कह दूँ आपको कि अगर ये नहीं होता, इन्होंने पैसे लगा के ख़रीद लिया, और मैंने आपसे कहा था कुछ अरबों की बात है जो पैसे अवेलेबल है टू बाय, अगर ये कर भी लेते हैं तो ज़्यादा देर नहीं चलेगा, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। ये फिर एक स्टेज पलट के वार होगा, ये फिर वार होगा, और वार पे वार होगा, और ये टिक नहीं सकेंगे। ठीक है, चालें दोनों तरफ से चली जाएंगी अगर ये मुकाबले का इम्तिहान पार नहीं होता। बहुत सी अहम बातें अभी बाकी हैं, ब्रेक के बाद आके करते हैं। वेलकम बैक टू द शो। जैसे ही नई हुकूमत आई है, बहुत से मामलात के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, और उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क नैब के ऊपर है। जैसे कि सादिक साहब मुतालबा कर रहे हैं कि नैब और उसके जितने अफसरान हैं उनके नाम ECL में डाले जाएं। शायद खाकान अब्बासी तो बहुत बड़े नाक़िद रहे हैं ना नैब के, और हम आसिफ अली जरदारी साहब को भी इंटरव्यूज़ में सुनते रहे हैं कि मईशत नहीं चल सकती नैब की कार्रवाइयों के बाद। सेठी साहब, क्या फ्यूचर है नैब का? देखिए, अब यहाँ बातें हो रही हैं, इनको गिरफ़्तार करेंगे, इनके खिलाफ केसेस करेंगे, इनके जो असासे हैं वो चेक करेंगे कि कितने पैसे इन्होंने खाए हैं। सो बात यह है कि नैब सबसे बड़ा इनकॉम्पिटेंट इदारा रहा है जी। और उसको सियासी तौर पे जिस तरीके से जनरल मुशर्रफ ने भी ऐसे नहीं इस्तेमाल किया था जैसे इमरान खान ने किया। अब ये कह रहे हैं कि जी हम नैब को ख़त्म कर देंगे, या एक साइड पे ये कह रहे हैं इनको पकड़ दकड़ करेंगे, इनको सबको सीधा करेंगे जिन लोगों ने ये सारे जाली केसेस बनाए और ये सब कुछ किया। मैं समझता हूँ ये सिर्फ धमकियाँ हैं। अगर कोई भी हुकूमत नैब को ख़त्म करती है तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगेगा कि इन्होंने अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए ये सब कुछ किया है। और इस नून लीग के ऊपर तो सबसे बड़ा इल्ज़ाम ही इमरान खान का ये है ना, ये इनके ऊपर केसेस हैं। वो तो कहते हैं ये केसेस तो मानते नहीं, वो तो कहते हैं है ये, वो तो पहले से उनको गिल्टी करार दे के मोहर लगवा के फारग कर चुके हैं कि ये तो चोर हैं। हालांकि नैब की पूरी कोशिश के बावजूद कोई चोरी प्रूव नहीं हुई अभी तक। ठीक, अब आइए आप आगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ज़्यादा मुमकिन है वो ये है कि नैब लॉ को अमेंड करेंगे, अच्छा, ताकि इस किस्म की मिसयूज़ ना हो सके, और ना ही एक प्राइवेट सेक्टर के ख़िलाफ़ हो सके, ना ही ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ हो सके, और तफ्तीश करने का तरीका क्या होगा और क्या नहीं होगा, और एक ऐसा इंडिपेंडेंट चेयरमैन लगाएं जो कि किस्म की। और ये मैंने देखा है जब भी ये रिटायर्ड जजेस वगैरह लगाते हैं ना, तो बहुत रेयर केसेस हैं जहाँ के वो इंडिपेंडेंट ही रहते हैं। अब ये जो करंट चेयरमैन है, इन्होंने तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही है, बहुत अफसोस की बात है। मगर उसकी वजह भी एक है ना, क्या? ये ऐसे नहीं थे, ये इनको ब्लैकमेल किया गया। आपको पता ही है, वो एक वीडियो निकाल के बेचारे जब इन्होंने कहा था हवाओं का रुख तब्दील होने जा रहा है, उसके बाद वो वीडियो उसके बाद वीडियो आई, उसके ताने बाने सबको पता है कहाँ हो गए। जाते तो अब ये है कि इनको ऐसा कोई नैब चेयरमैन लगाना चाहिए जिसके ऊपर किसी किस्म की वीडियो ना आए और कोई किसी किस्म का प्रेशर ना आए। अच्छा। और उसे ISI को कहा जाए और IB को कहा जाए कि अगला पिछला सारा देख लो, कोई छुपे छुपाए वीडियो क्लियर होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज अदरवाइज मसला बन जाएगा। मगर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ये मुश्किल काम है, मगर ये करना पड़ेगा। अमेंडमेंट भी सही करनी पड़ेगी, उसके बाद अच्छे चेयरमैन भी लगाने पड़ेंगे, और नैब के अंदर जो अफसर जिनके ऊपर बहुत एविडेंस है कि उन्होंने गड़बड़ की, उनकी छुट्टी करा दें। और प्रोफेशनल, यंग एजुकेटेड प्रोफेशनल, एपॉलिटिकल, जो वो लोग जिनकी कोई सियासत नहीं है, जो ना PTI के हैं या नून के हैं, कोई ऐसी हमदर्दियाँ नहीं हैं, उनको नैब के अंदर लाना चाहिए जो कि बिल्कुल एक इंसाफ दें और इंसाफ के। तो ये ही एक रास्ता है, अगले 3-4 महीने के अंदर अंदर ये इनको करना पड़ेगा, नैब को रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो चेयरमैन नैब का इस्तीफ़ा आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं? आना चाहिए, नहीं आएगा तो निकाले जाएंगे और बड़ी फिर भुगतना पड़ेगा। रुसवाई के बाद तो बेहतर यही है कि वो खुद कर दें। मैं हमेशा यही कहता हूँ
कि जब नज़र आ रहा हो ना कि दीवार पे क्या लिखा है, तो उस वक्त आप बेहतर यही है कि आप अपना इस्तीफ़ा दे दें। और अगर इस्तीफ़ा देने से पहले मौका मिले तो जहाँ जाके माफ़ी मांगनी होती है माफ़ी मांग ले और फिर इस्तीफ़ा दे दें, ठीक है, ताकि कम से कम कोई गुंजाइश रह जाए, फिर खाता क्लियर हो जाए, खाता क्लियर हो जाए। ठीक है। और ये चेयरमैन साहब ने बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं और इनको चाहिए कि अब माफ़ी मांगें कि मेरे से गलती हुई है, जहाँ माफ़ी मांगनी है। और हमें पब्लिक में माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, हम ह्यूमिलिएशन नहीं होनी चाहिए, मजबूरी थी उनकी, और ख़ुद जाके और उसके बाद इस्तीफ़ा दें और ताकि रास्ता खुले इज्जत के साथ। ठीक है, डोमेस्टिक अफेयर्स की हमने बात कर ली, ज़रा इंटरनेशनल अफेयर्स पे जाते हैं, जिसका वावेला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी मचाया जा रहा है, शोर मचाया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और भारत ने मुश्तरका तौर पर 2+2 डायलॉग के एक हिस्से के तौर पर पाकिस्तान पर दबाव डाला है कि वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दे। सेठ साहब, इस डायलॉग की अहमियत क्या है और इस प्रेशर का पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफिस की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया है, उसकी हैसियत क्या है? आप सही कह रहे हैं। देखिए, अभी तो हाल ही में इल्ज़ाम लग रहा था कि अमेरिका के ऊपर, इमरान खान यही तो कह रहा है जी कि अमेरिका जो है मदाखलत कर रहा है पाकिस्तान के। इस सूरत में जबकि ये इल्ज़ाम अभी घूम रहा है, हालांकि वाइट हाउस ने डिनाई किया, ऐसी कोई बात नहीं है, और यहाँ भी सबको पता है ये सब झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। नॉर्मल टेंशन होती है मुल्कों के दरमियान, और टेंशन है, बहुत से इश्यूज़ के ऊपर इश्यूज़ हैं, मगर ये कोई रेजीम चेंज और ये साजिश वाली नॉनसेंस है। खान साहब ने एक ड्रामा कर रहे हैं, और अभी क्लियर हो जाएगा जब ये ख़त की पूरी डिटेल्स नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट में आएंगी, और जहाँ सारे फौज के एम्बेसडर को भी बुलाया जाएगा, सबको बुला के दिखाया जाएगा, और फिर फैसला कराएंगे जी अब क्या है, और एंड सो ऑन। तो ये कोई चीज़ नहीं, और अगर ये कहते हैं कि जी जुडिशरी के आगे रखे तो वो भी रख देंगे, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, और ये क्लियर हो जाएगी, फिर किसको गाली देंगे ये। अच्छा, तो अब और ये भी एक वजह है कि उन्होंने जुडिशरी के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर डालना शुरू कर दिया चीफ जस्टिस के ऊपर, जी देखे जी 12 बजे खड़े हो गए, ये किया वो किया। जी जी बिल्कुल। वो भी किसी दिन मेरे से कहानी पूरी सुनी लेना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी आपसे मैंने सुननी और सुप्रीम कोर्ट की भी सुननी। और उस रात को क्या हुआ? वो एक अगले दिन मंडे को मैं आई प्रॉमिस यू, मैं पूरा का पूरा एक कदम बाय कदम आपको आखिरी 3 दिन जो हुए हैं वो सारे कुछ जो कुछ हुआ बताऊंगा। ठीक है, आपने अपने आर्टिकल में तो लिखा। मैं अब इस्लामाबाद से और उसके इलाकों में से इधर उधर से हो आया हूँ। अच्छा। तो अब सब पता चल गया कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, जो नहीं पता था वो भी लग गया, पता भी था कुछ। तो मेरा ख्याल है ये अब चिड़िया की कहानी जो है ना आवाम के सामने ये एक दिन जरूरी है। ये हम अगले हफ्ते ये करेंगे। इन द मीनवाइल मैं सिर्फ यही कहूँगा आपको कि अब सूरत हाल बेहतर होने जा रही है, एंड लेट्स सी। या ये जो अमेरिका वाली बात है जी, जो अब बात हम कर रहे थे, अब बात ये है कि जी ये 2+2 डायलॉग है क्या, और क्वाड क्या चीज़ है जी। क्वाड है 4 ममालिक, जिसमें अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये 4 है, जो कि एक उन्होंने एक सिक्योरिटी अलायंस बनाया है चाइना को कंटेन करने के लिए। इंडिया उसका हिस्सा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अमेरिकनों के लिए एक किस्म का साउथ ईस्ट एशिया का नेटो है, एक किस्म का, जैसे वहाँ नेटो बनाया हुआ है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, रूस को कंट्रोल करने के लिए और वगैरह वगैरह। यहाँ इन्होंने क्वाड बना लिया चाइना को कंट्रोल करने के लिए। अब आइए कि इंडिया के तो बहुत बड़े स्टेक्स हैं अमेरिका के साथ, और अमेरिका के इंडिया के साथ। अब ये जो डायलॉग हुआ है ये वाशिंगटन में हुआ है 2+2। ये 2+2 इंडिया ने इनिशिएट किया है। इंडिया ने ये कहा है कि जी एट हाईएस्ट लेवल इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर और इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर, ये दोनों जो हैं ये आपके ऑपोजिट नंबर्स, बाकी 3 जो मेंबर्स हैं क्वाड के, उनके साथ ये डायलॉग करेंगे। अच्छा। और उसके अंदर वो अपने मसाइल बताएंगे, ये अपने मसाइल बनाएंगे। तो इंडिया ने एक और प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ वो अपने मसाइल जो है जिसके साथ उनके चाइना और पाकिस्तान के साथ हैं, वो फिर उस एजेंडे के ज़रिए उसको ऊपर करता है। तो ये इन्होंने ये प्लेटफॉर्म लेके और एक जॉइंट स्टेटमेंट दिलवाया है, जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान को टारगेट किया है कि आप टेररिज्म ख़त्म करें, और वो जो मुंबई के जो लोग हैं जिन्होंने मुंबई किया था, पठानकोट और मुंबई, इनको सजाएं दें। अब ये एक नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। ये इंडिया हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे यही बात करता है, और FATF के अंदर भी यही चीज़ फंसी हुई है, जिसकी वजह से आप वाइट जोन में नहीं आते, आप ग्रे में ही रहते हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि हाफिज़ सईद साहब को मेरा ख्याल है कोई 25-30 साल की सज़ा हो गई है। सुना आपने? नहीं, मैंने नहीं सुना। मेरी अच्छा, नज़र से अभी ये सुना है नहीं कि ये मैंने खबर सुनी है। अच्छा। कि शायद हाफिज़ सईद साहब को सज़ा सुना दी गई है। अच्छा। और वो इसीलिए, अगर ऐसी बात हुई है तो शायद इसीलिए हुई है कि दिखाने के लिए कि हम तो लगे हुए अपने
जो हमने वादा पूरे करने थे, हमने जो अपने कमिटमेंट्स पूरी करनी थी, यहाँ कोई टेररिज्म नहीं है। और जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उनका कोई हाथ था या दूर दराज से भी कोई रिश्ता था जो मुंबई में हुआ या पठानकोट में हुआ, तो हम उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये सारा सिलसिला यहाँ चल रहा है, मगर ये प्रेशर जो है इंडिया से ये कम नहीं हो रहा। और अमेरिका के साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ये जो बात कही है, मैं अगर होता तो मैं अमेरिका वाले, मैं समझता हूँ कि उनको सेंसिटिविटी इतनी नहीं है। वो अभी सोच रहे होंगे कि हमारे साथ इमरान खान ने किया क्या है, किस किस्म के हमारे ऊपर बेहुदा इल्ज़ाम लगाए। लेकिन इमरान खान साहब के होते हुए तो ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई। नहीं, मगर आपको पता है फ़ोन कॉल नहीं आई, और इमरान खान साहब ने जो जिस किस्म की चीज़ें की हैं वो तो बहुत सी चीज़ें थी। ये तो अब प्लेटफॉर्म मिला है इंडिया को, तो इंडिया ने तो पूरा एक्सप्लॉइट करना था। अगर ये पहले मिल जाता तो पहले आ जाती। अब ये है कि अमेरिका को चाहिए था, मैं समझता हूँ कि इन हालात में इंडिया को कहता ये हम पाकिस्तान का नाम निकाल दें, बाकी चीज़ें आप करें मगर पाकिस्तान का नाम निकाल दें। मगर मैं समझता हूँ कि प्रेशर तो है ना, और इंडिया को नाराज़ नहीं कर सकते। अच्छा, आपके साथ रिश्ते नहीं तोड़ेंगे वो, कुछ रेजीम चेंज नहीं करेंगे, साजिश नहीं करेंगे, मगर इंडिया के साथ रिश्ते बढ़ाएंगे। ये पहले दिन से हम कह रहे हैं। आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी ये सारी चीज़ें सोच के करनी है ना, कि किसके साथ रखना है और क्या नहीं करना और क्या करना है। अगर आपके अमेरिका के साथ तल्लुकात आज अच्छे होते तो अमेरिका ये जो प्लेटफॉर्म इंडिया ने आपके खिलाफ इस्तेमाल किया कभी ना करता। आपने अमेरिका को, खान साहब ने मौका दिया कि अब वो अपना बदला लें या वो इंडिया के साथ खड़े हो जाएं। आपने उनको धकेल दिया इंडिया की तरफ ऑन दिस क्वेश्चन। कभी नहीं पहले ये क्वाड आज का प्लेटफॉर्म है, क्वाड को तो कितने 2-3 साल हो गए क्वाड को बने हुए, तो पहले क्यों नहीं हुआ ये अब क्यों हुआ? आपने अमेरिका को, और जिस किस्म का यहाँ माहौल बनाया हुआ है आपने आजकल, तो आपका क्या ख्याल है यहाँ से जो रिपोर्टेज आ रही हैं वहाँ कि खान साहब और आधा पाकिस्तान की मिडिल क्लास जो है वो सारा अमेरिका को गालियां दे रही है, साथ ही वीज़े के लिए अप्लाई कर रही है या ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रही है, तो मतलब है वो क्या, और अमेरिका मुखालिफ नारे नहीं लगा रहे हैं। शहबाज गिल साहब को बाकायदा कहा गया, आप देखे ना ये शहबाज साहब और गिल साहब ये जो है ये भागना चाह रहे हैं, और वो लगाए ना अमेरिका के खिलाफ नारे जरा, तो फिर देखते हैं इनको वीज़ा मिलता है या इनका जो ग्रीन कार्ड है वो रिवोक होता है या नहीं होता। $1.5 लाख, जो कि $1.5 लाख को आपको पता है 2-2.5 करोड़ रुपया इनकी सालाना तनख्वाह है। तो ये मतलब है कि तो यही है, वो ब्रीफकेस पकड़ा और वो गए, तो ये वही खाते खुले हुए हैं यहाँ। तो अब ये है कि अमेरिका को गाली भी देंगे और फिर आप अमेरिका की सिटीजनशिप भी लेंगे, तो ये किसी न किसी वक्त आपके गले पड़ जाएगी ये बात। ठीक है, लेकिन ये डायलॉग की बात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो बयानिया है उसकी जीत करार दे रही है कि हम सच कह रहे हैं। अच्छा, मुझे प्रोग्राम ख़त्म करने का कहा जा रहा है, लेकिन खारिजा पॉलिसी के हवाले से जो मुबारकबादों का सिलसिला ये क्या जाहिर करता है जाते जाते? क्या जो मुख्तलिफ ममालिक शहबाज शरीफ साहब को हाँ देखिए ना, टर्की ने तो खैर करना ही करना था जी, बोरिस जॉनसन साहब ने भी कर दिया, बोरिस जॉनसन ने भी करना ही था, नरेंद्र मोदी साहब ने भी कर वो भी करना ही था। मैं समझता हूँ कोई स्पेशल बात नहीं है, मगर जो प्यूटन ने किया वो फिर उसकी बात करनी पड़ती है। अच्छा, क्योंकि हमाद अजहर साहब ने अब ड्रामा एक नया शुरू कर दिया कि हमने तो प्यूटन के साथ एक मुआहदा कर लिया था कि हमें सस्ती गैस मिलेगी, अब इनको चाहिए कि जाके सस्ती गैस लें उनसे। हालांकि ऐसा कोई मुआहदा नहीं हुआ था, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। अब ये चाहते हैं कि जी इनको शर्मिंदा किया जाए कि आप जाए रशिया के पास और जाके कहें सस्ती गैस, और उधर से अमेरिका जो है वो फिर खड़ा हो जाए और कहे एक ही कर दे पे। आप समझ, ये बिल्कुल आपकी फॉरेन पॉलिसी को तबाह करना चाह रहे हैं। ठीक है, और आपको ऐसी दलदल में फेंकना चाह रहे हैं कि आप वहाँ से उठ ही ना सके। बिल्कुल ठीक है, ये है मामला जो मुख्तलिफ ममालिक के साथ इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश, और बहुत सी बातों के हकाइक वक्त के साथ सामने आते हैं। आने वाले दिन हमें क्या दिन दिखाएंगे ये अभी देखना बाकी है, लेकिन आप कुछ जानना चाहें सेठी साहब से मज़ीद तो वीडियो मैसेज के जरिए पूछिए और फीडबैक भी दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के नाम।